आपके जो दोनों लड़के हैं, क्या कभी कोई उनके ऊपर मुकदमा, कोई केस या किसी तरीके का ऐसा कुछ मामला रहा है? जी नहीं। क्या करते हैं दोनों? मेरे मेरे बच्चों पे कोई केस कुछ भी नहीं था। मेरे जो बड़े बेटे मोहम्मद काशिफ हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरे जो छोटे बेटे मोहम्मद कैफ है वो CA की पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे तुर्कमान गेट इसके आसपास का जो इलाका है उसमें धारा 163 BNSS की जो पहले हुआ करती थी, IPC की धारा 144, वो अभी भी नाफिज है। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही जहाँ थी वहाँ है, अभी भी आपको दिखा दूँ आपके स्क्रीन पर, मस्जिद जहाँ थी वहाँ है। लेकिन जिस तरीके से अफवाह उड़ाई गई या ये कहा गया कि मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, मस्जिद शहीद कर दी गई है या की जा रही है, उस तमाम को लेकर के इस वक्त पूरी तरह से दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और अलग अलग जो दिल्ली पुलिस के सेक्शंस हैं, विंग्स हैं, वो पूरी तरह काम कर रहे हैं और उन इन्फ्लुएंसर्स को, उन सोशल मीडिया के चलाने वालों को देख रहे हैं जिनके ज़रिए इतनी ज़्यादा अफवाह हुई और ये बताया गया कि मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले दिन से हम लगातार यही बात कहते हुए आ रहे हैं कि मस्जिद के प्रांगण में, मस्जिद के अहाते में जो बाहर बना हुआ जो डायलिसिस सेंटर, जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या फिर जो शादियां होती थी, जो ये इधर की तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो पूरी बाउंड्री वॉल होती थी जो पूरे रामलीला ग्राउंड के साथ साथ थी, उस हिस्से के ऊपर इन्हिदामी कार्रवाई की जा रही है। ये तब से लगातार कह रहे हैं। पुलिस जो अपील कर रही थी कि बिल्कुल कानून हाथ में न लें, लॉ एंड ऑर्डर को न बिगाड़ें, कानून व्यवस्था की किसी तरह से कोई अवहेलना ना करे, ये बार बार आप लोगों को बताया, दिखाया और समझाया जा रहा था। लेकिन कौन ऐसे शरारती तत्व एक के बाद एक आते चले गए और उस वक्त जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ वो सबके सामने किसी से नहीं छिपा है। फ़िलहाल मलबा वगैरह पूरी तरह से यहाँ से साफ़ किया जा रहा है और कुछ घंटों के बाद में जितना इधर का स्पेस है वो भी सारा क्लियर कर दिया जाएगा। अब जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, उसमें कल जिस तरह से 5 लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें काशिफ नाम का और कैफ जो 2 सगे भाई थे, उनके अलावा जो अरीब, अदनान और समीर थे, कल इन 5 लड़कों की गिरफ्तारी हुई। जबकि आज जो DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है नितिन वॉल्सन, उन्होंने मीडिया के लोगों को साझा करते हुए बताया कि 6 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, यानी कुल मिलाकर के 11 लोगों की ऑफिशियली बाज़ाब्ता गिरफ्तारी कर दी गई है। आज जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें अफनान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अथर और उबैद नाम के लड़के हैं। कल जिन लोगों की गिरफ्तारी, उनको अदालत में पेश किया गया और उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी यानी उनको जेल भेज दिया गया। वो जो तुर्कमान गेट से पकड़ा था फैज़ इलाही मस्जिद के डिमोलिशन के मामले में, उनको आज 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया और जो मेन जज थे वो छुट्टी पर थे। लिंक मजिस्ट्रेट ने उनको 13 दिन की रिमांड दी और रिमांड देते टाइम एक मैकेनिकल वे में रिमांड उसकी दी। हमारे सबमिशन नहीं सुने, रिमांड क्यों दे रहे हैं वो कोई उसका ऑर्डर जो है रिटर्न में पास नहीं किया। एक वर्बल उन्होंने रिमांड की, ऑर्डर हो सकता है बाद में लिखा जाए। और जो सेक्शंस उसमें लगे हैं उनमें मैक्सिमम जो सज़ा है अंडर 7 ईयर्स है, जिसके हिसाब से अर्नेश कुमार के जजमेंट के हिसाब से जो है बेल जो है वो राइट है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। लेकिन जो एक्सेप्शंस को कंप्लीट करने के लिए दिल्ली पुलिस का स्टैंडिंग ऑर्डर 330 ऑफ 2019 है, वो भी जो है नहीं सबमिट किया। चेकलिस्ट जो मैंडेटरी है करनी दिल्ली पुलिस को, वो उन्होंने नहीं की। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं था। उसके बावजूद जो मजिस्ट्रेट है उसने हमारी बात नहीं सुनी और जब हमने अपने सबमिशन देने कहे तो उन्होंने कहा कि मैंने सुन लिया जो मुझे सुनना था, और वो उठ करके अपने कोर्ट रूम से चैम्बर चले गए। और मैंने काफ़ी देर कोर्ट रूम में इंतजार किया, उनको बताया कि भाई मुझे तो सबमिशन देने हैं अपने, आप ऑर्डर पे लो मेरे सबमिशंस, उसके बाद आप कोई ऑर्डर पार करना, लेकिन उसके बाद पास करना। लेकिन जो मजिस्ट्रेट है वो दोबारा जो है कोर्ट रूम में नहीं आए और अल्टीमेटली हमें वापस आना पड़ा। और एक मैकेनिकल वे में इन 5 बच्चों की रिमांड जो है वो 13 दिन की दे दी गई, जिसमें मैं 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद। जो जुडिशियल कस्टडी है वो एक्सटेंड कर दी गई है नेक्स्ट 13 डेज। इन दोनों को पुलिस ने घर से अरेस्ट किया है। पुलिस द्वारा कोई भी PC रिमांड इन 5 के 5 मुलजिमों का नहीं मांगा गया। जिनकी कल अरेस्टिंग हुई थी उन्हीं को आज पेश करा गया है। जज साहब ने कल उनकी 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी थी, फर्दर आज उनको दोबारा पेश करा गया था और उनकी अब जो जुडिशियल कस्टडी है वो एक्सटेंड कर दी गई है नेक्स्ट 13 डेज। फर्दर जो बेल है वो कल के लिए लिस्टेड है बिफोर कंसर्न कोर्ट। सभी लोगों ने बेल फाइल किया है जी, सभी का। सर क्या आरोप लगाए गए, क्या बहस हुई कोर्ट में, क्या दलील रखी गई? सर अभी ये जो थे रिलीवर जज साहब थे, तो रिलीवर जज साहब के सामने जितनी बात होती है हम कस्टडी पे करते हैं, उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप का कोई मैटर वहां नहीं होता। तो फर्दर इसके अंदर एक बहुत बड़ा वायलेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, सत्येंद्र कुमार अंतिल का, बिकॉज इस FIR के अंदर कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर 7 साल से ऊपर की सजा हो। और सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र कुमार अंतिल में बड़ा क्लियर गाइडलाइन इशू करी है इन पैरा 73 एंड सब पैरा C। इट इज अ ड्यूटी ऑफ IO टू सॉरी that 41A is a necessary procedure that should be followed by the IO. If any non-compliance, then accused is entitled to grant bail. तो अब इस केस की अगली सुनवाई कब होनी है? इनको लाया जाएगा 13 दिन के बाद। फर्दर जो बेल एप्लीकेशन है वो कल कंसर्न कोर्ट में लिस्टेड है। इस केस में मैं 2 अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक जो है वो है अदनान और दूसरे हैं समीर। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ जो पुलिस की एलिगेशंस है कि भाई इन्होंने जो है वो पत्थरबाजी की, जबकि इसके विपरीत यही है कि इन दोनों को पुलिस ने घर से अरेस्ट किया है। जैसे कि असद मिर्जा ने अभी बताया
कि इसमें जो है कंप्लाइंस नहीं हुई है। तो यह है कि जो पुलिस को नोटिस देने चाहिए थे, पुलिस ने वो नोटिस नहीं दिए हैं। कहीं इनकी सीसी फुटेज में जो है कहीं इनको नहीं दिखाया गया है। बस एक आईओ है जिसकी स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि उसने जो है इनको आइडेंटिफाई किया है, जबकि वो आईओ जो तैनात है वो तैनात है, उसकी पोस्टिंग जो है वो चांदनी महल में, और वो दरियागंज के रहने वाले लोगों को जो कि जिनके घर दरियागंज की जुडिक्शन में आते हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो है ये मिस आइडेंटिफिकेशन का भी केस है। सर, पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी मांगते हुए कोई दलील पेश करी थी? नहीं, पुलिस ने कोई जुडिशियल कस्टडी नहीं मांगी इसमें, ठीक है ना, कोई सॉलिड दलील नहीं दे पाया। तो जज साहब ने उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पीसी के लिए कहा था, लेकिन जज साहब ने उन्हें जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा, क्योंकि जो आज जो थी वो कंसर्न कोर्ट जो थी वो छुट्टी पर थी। तो ये कल कंसर्न कोर्ट में जो है बेल लगी है 272 के अंदर। तो फिर देखते हैं कि भाई 2 बजे कल क्या रहता है। पुलिस द्वारा कोई भी पीसी रिमांड इन पांचों के पांचों मुलजिमों का नहीं मांगा गया और जुडिशियल कस्टडी 13 दिन की इनको दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। और इनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि एक्चुअली क्या है, पांचों लोगों को मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं और पांचों वकालतनामे मेरे ऑन रिकॉर्ड भी हैं इन पांचों एक्यूज की तरफ से। और उनकी तरफ से एक फैमिली की तरफ से एक मेरे साथ प्रॉब्लम थी उनके साथ कि उन्होंने जो पहने हुए कपड़े पहने हुए हैं, सर्दी का मौसम है और काफी प्रॉब्लम उनको जुडिशियल कस्टडी में होगी। तो मैंने आज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी और जज साहब ने उसको अलाउ भी किया और डायरेक्शन भी दी कि आप कपड़े दे सकते हो जुडिशियल कस्टडी में। और 13 दिन के बाद इस मैटर को रखा गया कंसर्न कोर्ट में। उसके बाद कल इनकी 5 लोगों की बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी जो कल ड्यूटी एम के यहाँ फाइल थी वो कल के लिए लिस्टेड है। तो भी डायरेक्शन कोर्ट देगी उसको सारे लोग हम मानेंगे। नूरी निहारी मसाला से ही तो बनता है शादी वाली निहारी, मुलायम और प्यारा जायका। बस घर में निहारी बने तो सिर्फ नूरी निहारी मसाला से। पूरी तरीके से इस वक्त इलाके में सन्नाटा है, शांति पसरी है। वो इलाका भीड़ भाड़ जहाँ 24 घंटे रहती है, रात हो या दिन हो, तमाम यहाँ पर लोग, गाड़ियों का शोर और सब रहता है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इलाके में शांति व्यवस्था को पुलिस ने कायम कराया हुआ है। बैरिकेड्स वगैरह जो हैं वो लगाए हुए हैं। अंदर की तरफ मैं आपको लिए चलना चाहता हूँ। ये जो तुर्कमान गेट मॉन्यूमेंट आप गेट देख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ का इलाका आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके के हालात हैं, कैसी वहाँ की सिचुएशन है और लोगों को किस तरह की परेशानियों का और जो प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए चलिए मेरे साथ और अंदर देखते हैं तुर्कमान गेट में क्या अंदर के हालात हैं। घड़ी में इस समय रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और ये वो जगह तुर्कमान गेट से अंदर जाने की, या कहिए कि जो दहलीज़ है तुर्कमान गेट से अंदर फसीलबंद शहर में पुरानी दिल्ली में घुसने की, वो बिल्कुल ये जगह है। तमाम दुकानें बंद हैं। सबसे पहले तुर्कमान गेट पर अगर आते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं आता मीर बुखारी, इस गली के अंदर बहुत मकान हैं, लोग रहते हैं, बहुत परिवार रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल गली का जो मेन गेट है वो बंद है और बाहर जितनी भी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉप्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों, सब बंद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो फॉरेंसिक टीम है दिल्ली पुलिस की, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और जो रास्ते में जिस जगह पत्थर वगैरह पड़े थे, जहाँ कुछ टूट फूट हो रखी थी, उसको पुलिस ने यहाँ से उठाया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने, क्राइम टीम ने उन तमाम पत्थरों को इकट्ठा किया, उसको सील किया गया और फ़िलहाल अपने साथ में क्राइम टीम यहाँ से उन पत्थरों की और जो टूट फूट हो रखी थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इसमें अलग से FIR दर्ज की गई है। ये जो DDA फ्लैट्स आप देख रहे हैं, इस बड़ी मस्जिद के साथ में जो रास्ता है वो ये DDA फ्लैट्स की तरफ अंदर जाने का रास्ता है, वो भी पूरी तरह से बंद है। तो उन तमाम एविडेंसेस वगैरह को लेकर के यहाँ से FSL टीम और क्राइम टीम वगैरह जो है वो गई है। ये 2 भाई होटल की तरफ या शाह अबुल खैर जो दरगाह है उस तरफ की तरफ जाने का रास्ता है, खानगाह की तरफ। और ये अभी आगे की तरफ देखें तो पूरी इसको ये बंद किया गया। ये तुर्कमान गेट से जो जुड़ने वाली सड़क है वहाँ पर भी अभी बैरिकेडिंग है और अंदर की तरफ लोग हैं, घनी आबादी है, इस तक आने की इजाज़त नहीं है। जैसे मैंने कहा कुछ घंटे बाद 48 घंटे हो जाएंगे इस पूरे इलाके को बंद हुए और इस बीच क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लोग घरों में कैद हैं और इनको जो खाने की, दवाइयों की या जिस तरीके से परेशानियां जो अगर पेश आ रही हैं तो उसको देखते हुए प्रशासन से यही गुहार मकामी लोग कर रहे हैं कि कुछ डील दी जाए इलाके में ताकि लोग ख़रीद सकें खाने पीने का सामान, दूध, दवाइयाँ वगैरह। और यही चीज़ जो आगे कला मस्जिद की तरफ या सीताराम बाज़ार की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो भी अभी पूरी तरीके से उसको बंद किया गया है। ये मोहम्मदीन इलायची मार्ग जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके आगे ही बैरिकेड्स वगैरह लगा करके इस रास्ते से भी आने और जाने वालों के लिए फ़िलहाल बंद किया गया है। इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि इलाके में पूरी तरीके से सब कुछ बंद है। एक पेशेंट को अंदर तुर्कमान गेट की तरफ से लेकर के आए हैं, व्हील चेयर पर है ये पेशेंट, इसको फ़िलहाल यहाँ से अभी लेकर के लोग जा रहे हैं। इसी तरह का कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं है, लिहाजा इस वक्त में गाड़ी का कोई अरेंजमेंट इनके लिए या रिक्शा का नहीं है। इस समय इनको LNJP हॉस्पिटल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये पूरे इलाके में इस वक्त जो
तुर्कमान गेट से जुड़ने वाली सड़कें हैं उसके सराउंडिंग्स को अभी फिलहाल बंद किया गया है। और मैं दिखा दूं, इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ के जवान हो, वो सब मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी है, मीटिंग्स वगैरह की जा रही हैं इस समय। अगर आप देखें तो ये तमाम तुर्कमान गेट के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर अभी भी बैरिकेडिंग वगैरह की गई है। जवानों को यही कहा गया है कि अभी उनकी डिप्लॉयमेंट यहाँ रहेगी अगले आदेश तक, जबकि आदेश नहीं आ जाता। तुर्कमान गेट से जो अंदर जाते हैं तो कई गलियाँ हैं, घनी आबादी है, संकरीय रास्ते हैं और वहाँ पर क्योंकि इस वक्त बिल्कुल कर्फ्यू की जैसे हालात हैं, 144 धारा लगी हुई है और अब क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ घंटे बाद जो है 48 घंटे हो जाएंगे इलाके में। इस पॉइंट पर अगर देखें तो पूरी तरह सब कुछ बंद किए हुए, मार्केट्स, बाजार सब कुछ बंद है। तो ऐसे में बहुत से इस तरह के लोगों की भी कॉल्स आ रही हैं कि घरों में परेशानी जो है वो खाने पीने की और बच्चों के लिए दूध वगैरह की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्रशासन से, पुलिस से इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि किसी तरीके से कुछ हद तक ढील दी जाए ताकि लोग अपना रोज़मर्रा की या खाने पीने का जो सामान है वो खरीद सकें। लोग घरों में इस वक्त कैद हैं और खाने के लिए परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना किसी के घर स्टॉक नहीं होता कि 4 दिन 5 दिन तक चल जाए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीने वाले हैं। लिहाजा इस तरह की अपील लोग भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रशासन अगर थोड़ी बहुत ढील दे तो वो जाकर के अपनी ग्रोसरी, सामान वगैरह खाने वाने का उसका बंदोबस्त कर सकें और फिर वापस अपने घरों को जा सकें। खासतौर से दूध और सब्जी वगैरह के लिए लोग मुसलसल अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई, 5 लड़कों की गिरफ्तारी हुई, उनको अदालत में पेश किया गया और उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी यानी उनको जेल भेज दिया गया है। इनमें से 2 भाई, एक का नाम काशिफ और दूसरा छोटा भाई कैफ, ये दोनों बिल्कुल रोड पर ही ये मकान बना हुआ है जिस वक्त में टीयर शेल्स दागे जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तब इनके घर में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, काशिफ और कैफ दोनों भाई यहाँ घर में थे। और ये जो खिड़की है बिल्कुल ठीक इसके नीचे रोड है, ये आप देख सकते हैं। और इसी रोड पर बाहर पूरी तरीके से उस वक्त में, जबकि आज सब सन्नाटा है, पूरी तरह से खामोशी है, इस रोड से वो धुआं ऊपर की तरफ तक आ रहा था। जब बहुत ज़्यादा आंखों में जलन होने लगी और कमरे में धुआं भर गया, तब फिर दोनों भाई घर बंद करके अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ में, यानी इनके दोनों बेटे, बेटी और ये माँ खुद घर से नीचे उतर के जा रहे थे कि इस कमरे की खिड़की से तमाम जो धुआं था आंसू गैस का वो घर में आ गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो ये लोग सब घर बंद करके अगली गली में ही जो मामा का मकान है इनके भाई का, वहां जा रहे थे। फिर क्या हुआ, ये तमाम कहानी कैफ और काशिफ की माँ की जुबानी, क्या हुआ था फिर सब जी मैं बता रही हूँ कि हम जब जैसे नीचे उतरे, मेरे बच्चे दोनों बेटे आगे आगे चल रहे थे, मैं और मेरी बेटी पीछे चल रहे थे। तो है ना वहाँ पे पुलिस वाले सब खड़े हुए थे, तो है ना वो कहने कि जाओ जाओ जाओ, बस ये कहकर उन बच्चों, मेरे छोटे बेटे को उन्होंने पकड़ लिया। जैसे मेरे बच्चा बड़ा बड़ा आगे बढ़ा, उसको पकड़ लिया। फिर है ना मैंने कहा छोड़ो मेरे बच्चों को, छोड़ो मेरे बच्चों को, तो उन्होंने छोड़ा नहीं और डंडे बरसाने लगे। मेरी बच्ची जो है छोटी सी, वो रोने लग गई, खूब रोने लग गई। मैं उसको संभालने में, उसको चक्कर भी आने लग गए थे, चक्कर वगैरह आ गए थे उसको, तो मैं उसको संभालने लगी। इतने में वो मेरे बच्चों को लेके और डंडे मारते रहे, तो मेरी बच्ची बेहोश हो गई थी आगे चल के। तो आप यहाँ से उस समय जा क्यों नहीं थी, ये सब घर बंद करके अचानक सब? क्योंकि हमारे बड़े बेटे काशिफ को है ना खांसी हो रही थी, तो इसके जैसे खांसी की तो दवाई चल रही थी, उसको इन्फेक्शन था। तो वो जो है ना इसके जो धुएं से है ना उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो है ना सांस नहीं ले पा रहा था। पहले तो हम बंगनाई में चले गए बाहर जाके, फिर हम अपने बड़े तो बाहर आंगन में भी आंसू गैस की जलन आ रही थी, सब चीजें आ रही थी। फिर उसके बाद हम बराबर वाले अपने देवर देवरानी के कमरे में बैठ गए। फिर वहाँ पर भी आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर हम दोबारा आए, दोबारा मेरे बच्चे की बहुत हालत खराब होने लगी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर ऐसे नानी के चल सकते, मामू क्या करीब में ही रहते हैं वो यहाँ जिला पे, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे उनको लेके जा रही थी, बस वहीं पे उन लोगों ने पकड़ लिया। तो आपने क्या पुलिस वालों से, जब उन्होंने आपके बच्चों को रोका, दोनों भाइयों को, आपने बताया नहीं कि मैं, इनकी माँ और इनकी ये बहन जो है मेरी बेटी, हम लोग सब साथ में ही हैं, हम कोई पत्थरबाजी तो नहीं कर रहे, ना हम कुछ तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने, क्योंकि घर के अंदर सारा आंसू गैस का धुआं भर गया, इसलिए भाई के घर लेके जा रही हूँ बच्चों के, नानी के घर। वो बात सुन नहीं रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं सुन रहे थे, पर वो बच्चों को पकड़ के बैठ गए। और फिर मेरा औसान खराब हो गया, उस टाइम पे मैं घबरा गई। तो मेरे बस मेरे बच्चों को छोड़ो, मेरे बच्चों को छोड़ो, छोड़ा नहीं। हाँ फिर बस उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैं रोती भी इन लोगों के पास है, अपने देवर लोगों के पास। फिर इन लोगों ने क्या होगा, मैंने कहा भाई वो मेरे बच्चों को पकड़ के ले गई। आपके जो दोनों लड़के हैं, क्या कभी कोई उनके ऊपर मुकदमा, कोई केस या किसी तरीके का ऐसा कुछ मामला रहा है? जी नहीं। क्या करते हैं दोनों? मेरे मेरे बच्चों पे कोई केस कुछ भी नहीं था। मेरे जो बड़े बेटे मोहम्मद काशिफ है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे जो छोटे बेटे मोहम्मद कैफ है वो CA की पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ पता लगा? पता ही नहीं चला कुछ कि हमारे बच्चे क्या है, सब लगे हुए थे। ये इमरान भाई, मेरे भाई, सब लोग के बच्चे का मेरे बच्चों का पता ही नहीं चल रहा था। कभी कह रहे रहमान पे, कभी कह रहे चांदी महल में, कभी कह रहे कमला मार्केट में। अब आपको पता लगा था कि आज उनको पेश किया गया था कोर्ट में, 30,000 अदालत में उनको पेश किया गया और उसके बाद फिर
दोनों बच्चों को और बाकी और लड़के हैं उनको सबको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, जेल भेज दिया है। ये कैसे पता लगा आपको? ये जो है ना अभी रात में है ना हम तीनों साथ में गए थे। हमारे ना भाई का फ़ोन आया था कि बच्चे है ना, बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया, वो है ना कमला मार्केट में। तो हम जब गए तो है ना अब हम बच्चों से तो नहीं मिल पाए। पुलिस वाले ने हमारे बच्चे से बात करवा दी थी, तो बच्चे कहने का नहीं मम्मी हम ठीक है, ये है वो है। तो आप मतलब कहने के मोबाइल वगैरह मेरे ले जाना, वॉलेट वगैरह। तो उसके बाद वो लोग चले गए, फिर इमरान भाई मिल गए थे हमको वहाँ पर। क्या चाहती हैं आप? बस मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बेकसूर हैं, बस उनको छोड़ दिया जाए। आपके बच्चे पथराव में नहीं थे? नहीं बिल्कुल तोड़ फोड़ में नहीं थे? नहीं थे मेरे बच्चे, कुछ नहीं थे मेरे बच्चे तो घर में ही थे। मेरे बच्चा तो है ना छोटा वाला तो उठा, तो वो जब से वो ऑफिस से आया था आकर सो गए। सोने के बाद वो 11 बजे उठे, 11 बजे तो उन्होंने खाना खाया, खाना वाना खा के चाय वाय पी। फिर मतलब मेरी दवाई, मतलब खांसी की दवाई मैंने खाई। फिर हम अपने बातें करें, जो उसके बाद आंसू गैस के वो छूटे, उसमें मेरे बच्चे परेशान हो गए सारे के सारे, दम घुटने लग गया था उन बच्चों का। माँ को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और पुलिस के सीनियर अफसरान को भी ये बात बताई गई है। मैं पुलिस से, प्रशासन से, सीनियर अधिकारियों से यही अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से कि नाहक नाजायज़ कोई नहीं किसी पर मुकदमा लगना चाहिए। जो कसूरवार हैं, जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने पथराव किया या जो भी कुछ क्राइम जिनका भी इनएक्शन रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग कि जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो बेकसूर हैं, वो नाजायज़ मुकदमात में किसी भी कीमत पर नहीं उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।